दोस्तों नमस्ते। जिनका वर्तमान जो रीट भर्ती प्रक्रिया है जिसमें इनका प्रोविजनल में चयन हुआ है वो लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के सभी बच्चों को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। अभी आपका दुगुना सूची में है और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी प्रथम वरीयता सूची जो निकाली जाएगी। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे जो दुगुने में आए हैं वो फर्स्ट में नहीं आ पाए। मैं तो ये कहूंगा कि आप इस बात के लिए भी बधाई के पात्र हैं कि आप उन भाग्यशाली बच्चों में हैं जो दो गुना में भी नहीं आ पाए, आप उनसे तो आगे हैं। तो लाइफ में कभी भी किसी चीज को लेकर निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हर समस्या का समाधान निकलता है। कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आप ये ले सकते हैं कि आपको मौका तो मिला है। बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट में लिस्ट में नाम नहीं होना और भी दर्दनाक होता है। खैर जो भी है, एक तो हम बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं कि कोई भी चीज आती है बहुत दिनों से, सर क्या होगा क्या नहीं होगा। माध्यमिक शिक्षा आपके निदेशालय ने पूरी डिटेल्स यहाँ निकाल दी हैं। आप कई बार कह रहे थे सर ये बताओ वो बताओ, हम इतने परेशान हो जाते हैं जबकि हमें पता होता है कि जिस दिन डॉक्यूमेंट शेड्यूल डाला जाएगा आपकी लगभग डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसलिए छोटी छोटी बातों पे पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। ये जो नोटिफिकेशन सरकार ने निकाला, निदेशालय निकाला है, याद रखना इसमें मेरे अकॉर्डिंग एक एक चीज को इन्होंने क्लियर किया है। यदि आप ईमानदारी से पूरी पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि ना आपको मेरे मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी ना किसी और की जरूरत पड़ेगी। फिर भी हो सकता है मैं शॉर्ट में कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपने जो आवेदन रेट में जो सूचनाएं डाली हैं, ठीक है ना, उस परीक्षा के आवेदन में जो चीजें डाली हैं, याद रखना उनसे आपको मिलान करते हुए इंफॉर्मेशन दोबारा से ऑनलाइन आवेदन में अपडेट करनी है जो आज से आपको भरना है। और उसमें भी हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम आ रही होगी सर उसमें रीट वाले सर्टिफिकेट वाला जो कॉलम है उसमें रीट को दिखाई नहीं रखें। देखिए एक दो दिन ये प्रॉब्लम्स आती हैं, इसलिए कभी भी पहले दिन भरने की आवश्यकता नहीं है। आपको 30 तारीख तक का समय दिया गया है। आप 2 या 3 दिन में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो आपके डाउट्स हैं, वो आराम से क्लियर हो जाएंगे। घबराएं नहीं। सिलेक्शन हुआ है, इसको लेकर भी आप तनाव में आ गए। नौकरी जब करेंगे, ज्वाइनिंग करेंगे, उसके बाद पता नहीं कितनी कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो नौकरी कैसे कर पाएंगे। इसलिए बहुत ज्यादा पैनिक ना हो, हर चीज का समाधान होता है। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हर का सॉल्यूशन है इस धरती पे, याद रखना। तो इसमें हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया गया है। तो ये सरकार ने निदेशालय द्वारा निकाला गया है कि जो जिला स्तर पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उनमें किन किन चीजों को देखा जाएगा और उन चीजों के आधार पे किन बच्चों को पात्र घोषित किया जाएगा और किन बच्चों को अपात्र घोषित किया जाएगा। ये पूरी इंफॉर्मेशन इसके अंतर्गत डाली गई है, ठीक है। तो इन्होंने क्लियर लिखा है कि जिसका इसमें नाम है, ये जरूरी नहीं है कि वो चयन के लिए पात्र हो गया है, हम उसको बाहर भी कर सकते हैं। यदि उसने डॉक्यूमेंट में जिस श्रेणी में आवेदन किया था और उस श्रेणी का उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, जैसे उसने विधवा में किया है और उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है 19 जनवरी से पहले, 19 जनवरी 2023 से पहले का, उसने परित्यक्ता में किया है और 19 जनवरी 2023 से पहले का उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो इसी प्रकार मान लीजिए आपने किसी रिजर्व्ड कैटेगरी का फायदा ले लिया, उसका आपके पास वांछित सर्टिफिकेट नहीं है, तो हम निश्चित रूप से अपात्र घोषित कर सकते हैं। कुछ चीजें में इन्होंने थोड़ी सी रिलैक्सेशन दिया है कि आप वहां पे ऐसा कर सकते हैं कि आपने डेट में बाद का बन गया, ये बन गया, वहां आप घोषणा पत्र जमा करवा के, बॉन्ड जो नॉर्मली घोषणा पत्र है आपके खुद के हस्ताक्षर होंगे और वो आपको जमा करवाना है। तो वहां बहुत सारी चीजें हैं जो रिलैक्सेशन मिल जाएंगे। तनाव नहीं ले, याद रखना। यदि आप वास्तव में सही हैं तो आपको कोई बाहर नहीं करेगा और यदि आप गलत हैं तो निश्चित रूप से आप बाहर हो जाएंगे। तो इस बात को लेकर कहीं भी तनाव लेने की आवश्यकता नहीं। डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, चाहे वो 10वीं है, 12वीं है, चाहे आपका बीएड है, बीएसटीसी है, वो निर्धारित तिथि से पहले का कंप्लीटली होना चाहिए। यदि आप इस साल आपकी कंप्लीट हुई नहीं है और आपने आवेदन कर दिया, आपका सिलेक्शन हो गया, तो आप चाहे किसी भी जगह जाइए, क्योंकि विज्ञप्ति की पदों के अकॉर्डिंग आप एलिजिबल नहीं है, आपको अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। तो ये बोर्ड के निर्देश हैं, इसमें हर जिले में आपका किया जाएगा, तो ये बड़ी बात है, आराम से आप कर सकते हैं। इससे पहले शाला दर्शन पोर्टल पर आपको प्रत्येक आवेदित पद के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के संबंध में नीचे इन्होंने सब कुछ डाल रखा है। अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गए मोबाइल नंबर था ईमेल, ये स्पेशली याद रखना। आप ऑनलाइन आवेदन जो भी भर रहे हैं
उसमें आपका ईमेल और मोबाइल नंबर वही देना है जहां से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपको डेट मिलेगी कि आपको संबंधित जिले में इस तारीख को जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। तो ये गलत मत भर दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको थोड़ा सा आप नोट कर लीजिएगा। मोबाइल नंबर और स्पेशली मैंने क्या बोला, ईमेल एड्रेस आपका सही होना चाहिए, क्योंकि इसी पे सब इंफॉर्मेशन आएंगे। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दस्तावेज सत्यापन पात्रता जांच की जाएगी। सारा दर्शन पोर्टल पे लॉगिन आईडी से लॉगिन कर दस्तावेज सत्यापन की दिनांक व समय के संबंध में अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त करते रहें, याद रखना। वो चीजें आती रहेंगी, ग्रुप्स वगैरह में सब आती रहेंगी। बोर्ड द्वारा विचार सूचना अभ्यर्थी के नाम, समूह, कॉलक में ऑनलाइन आवेदन पत्र, विस्तृत आवेदन पत्र, शैक्षिक प्रशैक्षणिक योग्यताएं, मूल निवास, वर्ग प्रमाण पत्र, विशेष श्रेणी, उत्कृष्ट खिलाड़ी, जो भी हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स की याद रखना आपको स्व प्रमाणित यानी आपके अपने खुद के साइन होने हैं, और उनके दो दो डॉक्यूमेंट सेट तैयार कर लेना। यद्यपि वहां एक जमा होगा लेकिन दो दो तैयार कर लें आप आराम से, ठीक है। दो सेट में वांछित दो सेट जमा होंगे, याद रखना। तो 3 सेट तैयार कर लें, कोई टेंशन नहीं, आप 2 नहीं 3 करो। आप वांछित मूल दस्तावेजों के साथ सत्यापन दल को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। मूल दस्तावेजों के अभाव में किसी अभ्यर्थी को, यानी आपको 2 कॉपी फोटोकॉपी तैयार करनी है, मैं कह रहा हूं 3 तैयार कर लेना, एक्स्ट्रा में रखिएगा ताकि घबराओ नहीं उस समय। और मूल डॉक्यूमेंट ले जाने, यद्यपि आपको मूल डॉक्यूमेंट वापस लौटा दिए जाएंगे, केवल आपका मिलान किया जाएगा कि कहीं मूल और जो कॉपी है उसमें कोई अवांछित या मिलान तो नहीं है, कंप्लीटली मिल तो रहा है, ठीक है। आपकी जो चेकलिस्ट इसमें दी गई है उसमें दस्तावेजों की सब हस्ताक्षरित छाया प्रतियां क्रमानुसार व्यवस्थित कर लें, उसी के अकॉर्डिंग सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपको व्यवस्थित करनी है। अभ्यर्थी को चेकलिस्ट और समस्त प्रकार की घोषणाएं मूल ही प्रस्तुत करनी अनिवार्य होंगी। जो घोषणाएं भी करेंगे वो कॉपी मत करवाना, कॉपी अपने पास रखनी है, बाकी वहां मूल जमा होंगी। एक से अधिक पदों की सूचीगत अभ्यर्थी को प्रत्येक पद के लिए अलग मतलब डबल आवेदन करना पड़ेगा, ये चीज देख लीजिएगा। ये सब भर लेना, आराम से भर लेना इसको, इसका प्रिंट आउट निकाल लेना और आराम से इस चीज को, और संबंधित डेट को ही आपको जाना है, उस डेट के दिन उपस्थित नहीं होते हैं उसके बाद कुछ पॉसिबल नहीं होगा, याद रखना। यदि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए, वहां उन्होंने कहा कि ये आक्षेप है आप पे, ये दिन को पूरा कर लाते हो तो इस डेट को आपको टाइम दी, ऐसा यदि होता है तो अलग बात है, अन्यथा उस डेट को आपको जाना पड़ेगा। अधूरे दस्तावेजों को स्वीकार होता है तो शामिल नहीं किया जाएगा, याद रखना। तो अधूरे दस्तावेज कहीं भी नहीं होने चाहिए। और अभ्यर्थी को किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो प्रत्येक जिले स्तर पे जो है वो एक प्रकार से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के द्वारा स्थापित कंट्रोल रूम के दूरभाष पर संपर्क कर सकता है। यदि भी हो सकता है आपको कोई बढ़िया इंफॉर्मेशन ना मिले, लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आपका एलिमेंट्री एजुकेशन में डीओ में कोई जानकार है तो उनको बहुत अच्छे से नॉलेज है, क्योंकि उनको ट्रेनिंग दी गई है स्पेशली, तो वहां जाके आप और इस चीज को कर सकते हैं, ठीक है। ये तो है प्रारंभिक रूप से इंफॉर्मेशन। ये आपका जो है उसमें भरी जाने वाली सूचना है, ये आपको भर के ले जाना है। दस्तावेज सत्यापन का जिला, अभ्यर्थी के रोल नंबर, अध्यापक लेवल प्रथम द्वितीय जो भी है, और जो भी आपकी कैटेगरी, आधार नंबर जो है, यदि उस समय आपने गलत भर दिए हैं और इस बार सही भर देना, गलत भर दिए हैं तो आपसे घोषणा पत्र लिया जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इस बार सही भरना, ठीक है। आवेदन क्रमांक, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, ये जो आपके रीट सर्टिफिकेट में है या ग्रेड 3 का जो आवेदन किया था वही रहेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। यद्यपि नाम में स्पेलिंग में, पिता के नाम में स्पेस नहीं है, स्पेलिंग में मिस्टेक है, तो उसके लिए आपको घोषणा पत्र जमा करवाना, उसको लेकर पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं तनाव मत लेना, सिर्फ एक घोषणा पत्र भरवाया जाएगा। तो जो स्पेलिंग मिस्टेक या स्पेस मिस्टेक, इनको लेकर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। बाकी कैटेगरी, जन्मतिथि, पिता का नाम, माता का नाम, इनमें चेंज नहीं होगा, ठीक है। जो भी आपका है सर्टिफिकेट, ये दस्तावेज प्रमाण पत्र, ऑनलाइन आवेदन की प्रति आपकी होनी चाहिए, ठीक है। ये इसमें मिलान किया जाएगा, इसके अकॉर्डिंग पूरा दे रखा है, और वो देखेंगे कि सही है ऑनलाइन आवेदन और आपकी उस समय की आवेदन, उनके इंफॉर्मेशन जो है वो मिलान कर रही हैं तो ठीक है। उनमें यदि अंतर आता है तो हो सकता है प्रॉब्लम्स हो आपके। विस्तृत आवेदन की प्रति आपको लेनी है, आधार कार्ड की आपको प्रति लेके जानी है, माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका और प्रमाण पत्र, समझ रहे हैं ना। आपकी यदि एक साथ है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे टाइम में दोनों अलग अलग चीजें आती थी, तो आपका जो सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और मार्कशीट भी होनी चाहिए। उच्च माध्यमिक परीक्षा के अंक तालिका और प्रमाण पत्र, यदि आपने उच्च माध्यमिक के आधार पर आवेदन किया था लेवल फर्स्ट में, तो आपके जो 45 या 50% जो छूट वाला है वो लागू हो जाएगा, वो होनी चाहिए। यदि वो नहीं है परसेंटेज तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। और स्नातक लेवल के आधार पर यदि आपने भरा था तो स्नातक लेवल की डिग्री, उच्च माध्यमिक परीक्षा के पूर्णांक, प्राप्तांक, प्रतिशत, ये सब पहले से तैयार कर लें। स्नातक समकक्ष परीक्षा के समस्त वर्ष सेमेस्टर की अंक तालिका, यानी स्नातक की फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ये तीनों की मार्कशीट की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। पूर्णांक, प्राप्तांक, प्रतिशत जो लास्ट का आपका है वो आ जाएगा इसमें।
स्नातक परीक्षा में ऐच्छिक विषय कौन से थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। स्नातकोत्तर यदि आपने दिखा रखा है तो भरिए, उस समय आपने थर्ड ग्रेड में आवेदन के समय दिखा रखा है तो आप दोबारा से उसको भर दीजिए, और उसकी कॉपी नहीं दिखा रखा तो रहने देना। स्नातकोत्तर समकक्ष परीक्षा के पूर्णांक वगैरह है, लेवल सेकंड वाले दिखा भी सकते हैं, उस समय दिखा रहे तो ठीक है, नया दिखा जो अभी भी दिखा सकते हैं। अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा के लिए डीएलएड या बीएलएड का आपका सर्टिफिकेट जो है वो पूर्ण होना चाहिए, याद रखना। उसका प्रोविजन प्रमाण पत्र वगैरह डिग्री सब होना चाहिए। 2021-22 का रीट प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। 2021 के आधार पे आपने आवेदन किया था 2021 वाले जाना, 2022 के आधार पे किया तो 2022 वाले जाना, जिसको आपने उस समय शो किया था वही ले जाना, क्योंकि उसके रोल नंबर उसके मार्क्स वगैरह ही मिलान करेंगे, याद रखना। तो उस समय का ले जाना, याद रखना, ठीक है। या दोनों ले जाना, आप दोनों डाउनलोड कर देना, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा बेटर होगा उस समय का करेंगे आप। अध्यापक पात्रता परीक्षा जो है वो उसका लेवल दोनों का, आपका दोनों के प्राप्तांक प्रतिशत भी आपको दिखाने हैं। और लेवल द्वितीय में आपकी भाषा प्रथम, भाषा द्वितीय। अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा पद देख लेना, ये डीएलएड वगैरह जो भी है। प्रथम विशेष शिक्षा का यदि सर्टिफिकेट वगैरह जिसमें आपने आवेदन कर रखा है उसी का होना चाहिए। सामान्य शिक्षा वाला नॉर्मल हो जाएगा, बीएड एमएड जो भी है आपका, ये नॉर्मल चीजें हैं, देख लीजिएगा इसको। द्वितीय विशेष शिक्षा का यदि आपने दिखा रखा है तो विशेष शिक्षा का भारतीय पुनर्वास परिषद का सर्टिफिकेट चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति आपको लगानी है, ठीक है, ओरिजिनल और उसकी प्रमाणित। एसटी एस ओबीसी का जो आपका सर्टिफिकेट वगैरह है वो होने चाहिए, लेकिन इन्होंने ये शर्त थोपी है कि 19 जनवरी 2023 से पहले का होना चाहिए, यानी जो आपने थर्ड ग्रेड के समय आवेदन किया था उस समय से पहले के वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, याद रखना। यदि बहुत पुराना है तो कोई टेंशन नहीं है, आपने भी नया बना लिया है, दोनों लेके जा सकते हैं, वो मिलान कर लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपसे घोषणा पत्र भरवाया जाएगा, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं। बस बशर्ते कि आप उस कैटेगरी से हैं और आपने सही आवेदन भरा है। जो भी इनकम और ये जो ईडब्ल्यूएस वर्ग बच्चों के लिए आय प्रमाण पत्र जो है वो आपको बना के ले जाना, उस समय का बना, यानी उस समय से डेट से पहले का बना होना चाहिए। यदि आपका पुराना है बहुत सारा तो आप नया आपने बनवा लिया, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसकी वो जांच करेंगे। जाति प्रमाण पत्र जो है वो भी होना चाहिए, उसके लिए वेव अवधि का प्रमाण पत्र, यदि आपकी उस समय आपने मान लो पुराना लगाया था कोई बात नहीं है, अब आपने नया बना लिया है, वो पुराने वाला भी अपलोड कर दें जो उस समय किया था, नए वाला भी अपलोड कर सकते हैं, दोनों होते हैं तो आप लेके वहां दोनों चले जाएं, याद रखना, आपसे घोषणा पत्र भरवाया जाएगा, तनाव नहीं लें। जाति प्रमाण पत्र अंतिम तिथि के पश्चात का प्रमाण पत्र होने पे कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 17/10/2022 के अनुसार शपथ पत्र, समझ गए ना आप, कि उसके अकॉर्डिंग आपको एक शपथ पत्र देना है। तो 17/10/22 नेट पे सर्च करना, इस पे आ जाएगा कि आपको कौन सा शपथ पत्र बनवा के ले जाना है। 17/10/22 जैसे आप क्लिक करोगे नेट के ऊपर, गूगल के ऊपर, कि राजस्थान सरकारी कार्मिक विभाग द्वारा जाति प्रमाण पत्र की वैधता का शपथ पत्र, ये आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के पास आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात, कि आपने आवेदन कर दिया था और उस समय तक आपके पास नहीं था, आपने बाद में बनाया है, तो उसमें आपको एक शपथ पत्र देना पड़ेगा, तनाव नहीं लें। महिला पुरुष की आशय की घोषणा पत्र की वह स्वयं उसके पूर्व राजस्थान के मूल निवासी हैं, जो भी है घोषणा पत्र आपको जमा करवाना है समस्त अभ्यर्थियों के लिए। विवाह की स्थिति में, विधवा की स्थिति में आपको पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र और पति से लिंक दस्तावेज, साक्ष्य की प्रति और पुण्य विवाह नहीं करने संबंधी एक घोषणा पत्र जमा करवाना पड़ेगा। विवाह परित्यक्ता को सक्षम स्तर से जारी विवाह विच्छेद की डिग्री की प्रमाणित प्रति और पुण्य विवाह नहीं करने का घोषणा पत्र जमा करवाना पड़ेगा, लेकिन यह होना चाहिए उस डेट से, याद रखना। संतान संबंधी घोषणा पत्र जमा करवाना है। विवाहित होने पे दहेज नहीं लेना संबंधी, ये तो कर दोगे आप, दहेज लिया तो भी कर दोगे। भूतपूर्व सैनिक का जो भी प्रमाण पत्र आपका, यदि आप नौकरी में हैं तो उसका एनओसी का होना चाहिए। उत्कृष्ट खिलाड़ी का प्रमाण पत्र, यदि आपने उत्कृष्ट खिलाड़ी का आपने लाभ लिया है। दिव्यांग श्रेणी का, आपराधिक प्रकरण ना होने का, याद रखना। वैसे मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो इस समय नहीं बनाना आपको, ठीक है ना, वो पुलिस वेरिफिकेशन जो होगा वो आपकी ज्वाइनिंग के समय आपको जरूरत पड़ेगी, याद रखना। तो इस अभी टेंशन नहीं लेनी है, अभी तो केवल आपको जो है आपके पास कोई ये घोषणा पत्र देना है कि मेरे ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं है, कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है, याद रखना। राजकीय सेवा में कार्यरत हैं तो आप ऑलरेडी किसी लैब असिस्टेंट पद पे थे और आपका ग्रेड 3 में हो गया है, तो आपको अपने विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी आपको बनवानी पड़ेगी, याद रखना इस चीज को। आय वाला 2.5 लाख रुपए से कम आय वाला सर्टिफिकेट जमा करवाना है। प्रशासनिक योग्यता के संबंध में, सबके संबंध में एक घोषणा पत्र कि मेरी सभी योग्यताएं सही हैं, इसमें सब दे रखे हैं। अंतिम शिक्षण संस्थान का प्रमाण पत्र, चित्र प्रमाण पत्र, मान लीजिए आपने जहां से अंतिम डिग्री की है, बीएसटीसी, बीएड, बीएएमए, मान लीजिए वो उपलब्ध नहीं है, उन्होंने नहीं दिया आपको, तो टेंशन मत लेना, आप 2 गजेटेड अधिकारियों के करेक्टर सर्टिफिकेट बना ले जाना।
जैसे मान लीजिए मैं गजेटेड हूं, तो मेरे से बनवा लिया आपने, एक और से बनवा लिया, वो 2 सर्टिफिकेट ले जाना। यदि अंतिम संस्था का प्रमाण पत्र नहीं है तो इसके आधार पे आपको बार नहीं किया जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। तो ये चीज देख लीजिएगा। ये सब शपथ पत्र हैं, स्व सत्यापन मैं जिम्मेदार रहूंगा, दस्तावेज सत्यापन, ये सब इसमें दे रखे हैं, ये सब भर लेना पहले से, और आप ये निकाल लेना प्रिंट आउट, ये सब नॉर्मल इसी में भाषा में और इसी के ऊपर भरना है, ठीक है। मेरे संतानों की संख्या ये है, भर देना। मेरा विवाह इस समय हुआ, मेरे 2 ही संतान है, ठीक है ना, 2 ही होने चाहिए, वो पहले बाद में हुई कोई बड़ा इश्यू नहीं है, बट वो 2 होने चाहिए, याद रखना। 2 से ज्यादा है तो आपको अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। दहेज नहीं लेना संबंधी घोषणा पत्र, भूतपूर्व सैनिक का घोषणा पत्र है, ये सब कुछ है। कोई मेरे प्रकरण विचाराधीन नहीं है, ये मैंने कोई तथ्य छुपाया नहीं है, ये सब देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए इसमें जो चीजें हैं, मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा हो गया, ठीक है, प्रभारी दस्तावेजों में कमी 2 सेट हो गया, मूल दस्तावेजों से मिलान कर लेंगे, ठीक है। ये घोषणा पत्र वगैरह हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, देख लीजिएगा आप। बस आप फॉर्म भरो ना ऑनलाइन आवेदन, वो सही तरीके से भर देना, उसमें गलती मत कर देना आप। इस समय आपने अलग दिखा दी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये अपात्र अभ्यर्थियों की संख्या, प्रकरणों की सूची, ये सब उनको तैयार करना, आपको तैयार नहीं करना है। पात्रता की जांच, ठीक है, सही पाई गई। मूल पदस्थापन, ठीक है। दस्तावेजों की जांच, विवरण पात्र, भर्ती का नाम, आवेदित पद, आवेदन संख्या, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, आवेदित श्रेणी, ईमेल और मोबाइल नंबर, ये वो जांच करेंगे, याद रखना। इसमें उन्होंने क्लियर लिखा है कि नाम की स्पेलिंग में त्रुटि होने पर आपको 100 घोषणा पत्र प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा, बाकी और चीजों में कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी मम्मी पापा का नाम वगैरह ये सब सही होना चाहिए, लेकिन स्पेलिंग त्रुटि या स्पेस में कोई त्रुटि है तो उसके लिए घोषणा पत्र जमा करवाना है, तो ये चीज पहली जांच की जाएगी आपकी। आगे क्लियर कर रखा है। महिला अभ्यर्थी के विवाह उपरांत उपनाम में परिवर्तन होने पर कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हो जाएगा, एक शपथ पत्र लिया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरे गए आधार नंबर मूल आधार के अनुसार है या नहीं, यदि गलत भी भर दिया है तो आपको नए वाला सही से भरना है और उसके आधार पर आपको घोषणा पत्र ले लिया जाएगा, टेंशन नहीं है। अभ्यर्थी राजस्थान का मूल निवासी अथवा नहीं, यदि नहीं तो किस राज्य का मूल निवासी है। यदि आपने राजस्थान के राज्य के मूल निवासी नहीं है, अदर स्टेट के बच्चे जिनका चयन हो रहा है, उनको जनरल कैटेगरी में ही माना जाएगा। उनको जब दस्तावेज सत्यापन में क्लियर कर दिया जाएगा ये राजस्थान से बाहर का है, इसने उस समय ओबीसी से भर दिया था, जो भी भर दिया था, लेकिन अभी आप टेंशन नहीं लें, आपको जनरल कैटेगरी में ही मान के और आपका चयन किया जाएगा, अलग से आपकी लिस्ट बना के भेजी जाएगी, याद रखना। अन्य राज्यों से विवाह उपरांत राजस्थान राज्य में प्रवासित हुई विवाहित महिलाओं की पात्र जांच में संबंध में, अन्य राज्यों से विवाह हो गया और राजस्थान में वो आ गई, बस गई, उनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं दे होगा, याद रखना। राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्य से विवाह प्रांत राजस्थान राज्य में प्रवासित वर्ग रिजर्व्ड कैटेगरी ईडब्ल्यूएस ओबीसी एमबीसी एसटी एससी की महिलाओं के संबंध में बोर्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति में उल्लेखित प्रावधानों का भली भांति अवलोकन कर लें। मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति, यानी कि ऐसे महिलाओं को राजस्थान जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास दोनों प्रस्तुत करने पड़ेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि अन्य राज्य से विवाह उपरांत राजस्थान राज्य में प्रवासित महिलाओं को आरक्षित पदों का लाभ दे नहीं है। अन्य मतलब अन्य राज्य से कोई लड़की शादी करके आई है तो राजस्थान में बस गई है तो उसको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। इन्होंने क्लियरली इस चीज को लिख रखा है, इसको देख लीजिएगा, मेरे अकॉर्डिंग तो यही है। यदि उन्होंने लाभ ले लिया है आरक्षित श्रेणी का तो उनको जनरल कैटेगरी में शामिल कर दिया जाएगा। यदि उन्होंने एज रिलैक्सेशन वगैरह का लाभ ले लिया तो जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनको सिलेक्शन की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। यदि ले भी लिया है और उन्होंने उस समय गलती से भर भी दिया है, ठीक है, बाहर नहीं करेंगे, याद रखना। शादी राज्य से बाहर आरक्षित महिला पिता राजस्थान के मूल निवासी हैं, राजस्थान की मूल निवासी है, शादी हरियाणा में हो गई, पिता राजस्थान के हैं, राजस्थान राज्य में पिता की जाति आय और निवास के आधार पर आरक्षण दे होगा, याद रखिएगा। यदि राजस्थान की लड़की शादी बाहर होगी तो पिता के आधार पर जाति प्रमाण पत्र बना रखा है, आय प्रमाण पत्र बना रखा है और निवास का बना रखा है तो लाभ दे है। यदि उसने पति के नाम से भी बना रखा है तो भी इसमें क्लियर कर रखा है कि इसमें दे होगा शायद, है ना। अन्य राज्य में निवास करे और उसके द्वारा पिता के नाम से संबंधित आरक्षित वर्ग में होने का सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र अथवा वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पे अन्यथा पात्र होने पे जांच की जाए। केवल मात्र राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्य में विवाह होने पर अपात्र नहीं किया जाएगा। यानी राजस्थान से हरियाणा में शादी होगी तो उसको अपात्र नहीं किया जाएगा, बस उसके पास अपने पिता के आधार पे जो है वो सर्टिफिकेट वगैरह होने चाहिए, याद रखना। आगे देखिएगा, अभ्यर्थी की आयु के संबंध में जो है वो 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष हो मिनिमम और 40 वर्ष से अधिक ना हो, ठीक है। और जो कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको फायदा है वो तो होगा ही। 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग आय की गणना की जाएगी, यदि इसके अकॉर्डिंग नहीं है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। प्रमाण पत्र जो है वो आपके पास वो होने चाहिए, दिव्यांग, जाति, मूल निवास, ये इन्होंने क्लियर लिखा है कि 19 जनवरी 2023 तक से पूर्व जारी किया हुआ होना चाहिए, ठीक है।
ये याद रखिएगा। आपने ओल्ड बना रखा तो ओल्ड जारी करना है, उसके बाद आपने नया बनाया तो कोई टेंशन नहीं है, उसके अंदर शपथ पत्र ले लिया जाएगा। बीएड आपने कहीं और से कर रखी है, एमपी से, यूपी से, जम्मू कश्मीर से, वो सब वैलिड हैं राजस्थान सरकार एनसीटी अकॉर्डिंग। इन्होंने एक दो संस्थाओं के नाम लिखे हैं, जैसे एक पचेरी का जो यूनिवर्सिटी है उसका डाला है, सिंघानिया का, वहां से नहीं है, तो वो इन्होंने जरूर मेंटेन किया। बाकी अदर स्टेट से भी आपने कर रखा है तो टेंशन मत लेना, आप वैलिड है, याद रखना, ठीक है ना। और दूसरा इन्होंने ये भी डाला है कि जिन्होंने दो एक साथ कोर्स कर लिए, मतलब कि सर मैंने रेगुलर तो यहां से कर लिया और दूसरी यूनिवर्सिटी से मैंने ये डिप्लोमा कर लिया है, तो टेंशन मत लेना, इन्होंने एलिजिबल किया है, ठीक है ना। यानी आप रेगुलर और स्वयं पाठी के रूप में, प्राइवेट आपने कर रखा है एक संस्था से और एक यूनिवर्सिटी से आपने ये डिग्री ले ली, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको इस आधार पे नहीं किया जाएगा कि आपने एक ही सत्र में दो डिग्रियां ले रहे हो, इस आधार पे आपको बाहर नहीं किया जाएगा। तो इस बात को लेकर जो बच्चे तनावग्रस्त थे वो अपने टेंशन को दूर कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, डीएलएड वगैरह ये सब पूरी होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के प्रमाण पत्र जो हैं वो प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। 19 जनवरी 2023 तक का प्रमाण पत्र अनिवार्य है, आवेदन के अंतिम दिनांक से पहले का, ठीक है। वो चाहे पुराना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने नया बना लिया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आयु अंकों की छूट लाभ प्राप्त की, यदि आपने मान लो ये प्रमाण पत्र आप नहीं उपलब्ध करवाते हो तो आपको जनरल कैटेगरी में मानते हुए आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। आरक्षित वर्ग में होने और सक्षम अधिकारी तो जाति और अन्य प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन के निर्धारित अंतिम दिनांक के बाद का है। अब जैसे इन्होंने लिखा है, आपने आवेदन किया था 19 जनवरी तक, उसके बाद आपने बना लिया है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के पास आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात का जाति प्रमाण पत्र होने पर कार्मिक विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 17/2022 के अनुसार शपथ पत्र प्राप्त किया जाए। देखो इसमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, शपथ पत्र लिया जाएगा आपसे 17/10/22 का। आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा। यदि आपने जाति में आवेदन तो कर दिया, सर्टिफिकेट उस समय बना नहीं पाए किसी वजह से, आपने 5 दिन बाद का बनाया, तो ये कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपसे शपथ पत्र ले लिया जाएगा। अनुसूचित जनजाति विवाह कितना भी पुराना हो मान्य होगा। अति पिछड़ा वर्ग के सदस्यों को जारी अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र में अनमुक्त जातियों का अंकन किया गया हो। उपयुक्त जातीय व्यक्तियों को अति पिछड़ा वर्ग का लाभ दे होगा। ये सब जातियों के नाम है। अन्य पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। पुराना बना हुआ है कोई बात नहीं, नया बना लेना, दोनों ले जाना। ऑनलाइन आवेदन की तिथि से पूर्व का सम्मिलित वर्ग में होने का अवधि पार प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन के अंतिम निर्धारित दिनांक के पश्चात का जारी नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो गैप अवधि के संबंध में सौ सत्यापन घोषणा पत्र प्राप्त कर जिसमें उल्लेख हो कि गैप अवधि में उसके द्वारा वर्तमान स्टेटस में कोई परिवर्तन नहीं रहा, प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। कि मान लीजिए आपने पहले आवेदन, बहुत पुराना सर्टिफिकेट था जाति का, आवेदन कर दिया आपने, फिर आपने नया भी बना लिया, लेकिन अंतराल बड़ा हो गया, तो उसमें आपसे घोषणा पत्र लिया जाएगा कि इसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं है, ये उसी जाति से बिलोंग करता है। तो तनाव मत लेना इस चीज को लेकर। ये मेरे अकॉर्डिंग बड़ा इश्यू था, आप लोगों का ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। केंद्रीय सेवाओं वाला प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। ईडब्ल्यूएस सामाजिक न्याय अधिकारी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। विवाहित महिला को पिता और पति दोनों का इन्होंने ऑब्लिक दिया है, पिता के नाम से भी चल सकता है और पति के नाम से भी चल सकता है, यानी ऑब्लिक लगा है, कोई सा भी आपके पास हो इनकम सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। विवाहित महिला द्वारा पति अथवा पिता के नाम से प्रस्तुत मूल निवास प्रमाण पत्र मान्य है। विवाहित महिला पिता के नाम से भी जारी कर लगा सकती है और पति के नाम से भी, ज्यादा पति वाला बेटर रहता है। ईडब्ल्यूएस श्रेणी का लाभ नहीं मिलेगा यदि अन्य राज्य की विवाह महिला, अन्य राज्य की चाहे कोई विधवा है, तलाकशुदा है, ईडब्ल्यूएस है, वो अन्य राज्य की यदि है तो उसको ना दिव्यांग श्रेणी में किसी प्रकार रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। यदि उस समय भर दिया है तो आपको जनरल कैटेगरी में माना जाएगा। यदि अंतिम संस्था का प्रमाण पत्र नहीं है, चरित्र प्रमाण पत्र, तो गजेटेड अधिकारियों से साइन करवाना, मस्त रहना, याद रखना। एक मेरे से करवा लेना या जो भी है, मेरे से मैं उपलब्ध नहीं रहूं जहां पे, तो किसी भी 2 अधिकारियों से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना लेना। विकलांग श्रेणी में आवेदन किया गया तो उस संबंधित विकलांग सर्टिफिकेट होना चाहिए। कोई सामुदायिक संस्था या चिकित्सालय का प्रमाण पत्र नहीं चलेगा, वो एक निर्धारित प्रक्रिया वाला ही चलेगा, याद रखना। दिव्यांगता 40% वाला, और वो सब पूरा एलिजिबल, मतलब उसके अकॉर्डिंग ये पूरा पढ़ लेना। विवाह की स्थिति में विवाहित विधवा परित्यक्ता, विवाहित होने की स्थिति में आपको विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाना पड़ेगा। विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र के अभाव में ऐसी महिला अभ्यर्थियों को शपथ पत्र प्राप्त किया जाए। यदि आपने नहीं बना रखा है तो आपको शपथ पत्र देना है, बना रखा है तो आपको देना, तो टेंशन मत लेना, नहीं बना रखा तो शपथ पत्र दे देना।
विधवा श्रेणी के आवेदन करने वाली महिला अभ्यर्थियों समझ सक्षम अधिकारी द्वारा पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र और पति के नाम से ऐसा कि जिसमें उसने विवाह नहीं किया हो ऑनलाइन आवेदन की निर्धारित तिथि तक आवेदित विधवा श्रेणी के महिला अभ्यर्थियों को इस श्रेणी में नियमानुसार विचार किया जाना है, जिसके पति की मृत्यु ऑनलाइन आवेदन की अंतिम निर्धारित तिथि से पूर्व हो गई थी, चाहे उनके द्वारा प्रस्तुत पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र बाद के दिनांक में जारी किया हो। यदि उन्होंने उस समय कर दिया था और जो डेथ सर्टिफिकेट है वो बाद का हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। विधवा श्रेणी की महिलाओं को ऑनलाइन आवेदन के अंतिम दिनांक तक पूर्ण विवाह नहीं करने संबंधी घोषणा पत्र जमा करवाना है। परित्यक्ता महिलाओं को आवेदन करने वाले महिला अभ्यर्थियों के संबंध में परित्यक्ता महिला आवेदक होने की स्थिति में सक्षम न्यायालय द्वारा विवाह विच्छेद की डिग्री आदेश भर्ती में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का होना चाहिए, यानी 19 जनवरी से। परित्यक्ता श्रेणी की महिलाओं को ऑनलाइन आवेदन के अंतिम दिनांक तक पूर्ण विवाह नहीं किए जाने संबंधी घोषणा पत्र भी जमा करवाना है। ये ठीक है। अन्य राज्य की विधवा परित्यक्ताओं को लाभ नहीं मिलेगा, सामान्य मिलेगा। विगत में कंसिडर किया जाए राजस्थान की सामान्य वर्ग की विधवा के समान कंडिस्ट पिता के जाति वर्ग संबंधी विधवा महिला आरक्षित नियमानुसार छोड़ देना। भूतपूर्व सैनिक का आपको जो भी है देख लेना, इसमें उसके अकॉर्डिंग आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। उत्कृष्ट खिलाड़ियों का सर्टिफिकेट होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। वे पारिवारिक आय 2.8 लाख रुपए से संबंधित का आय प्रमाण पत्र जमा करवाना है जिन्होंने भरा है। मान लीजिए उस समय गलती से भरा गया है तो तनाव मत लेना, कोई टेंशन नहीं, हो जाएगा वो शपथ पत्र के द्वारा कि ज्यादा भर दिया आपने। आपको पुलिस वेरिफिकेशन वाला बाद में करना पड़ेगा, लेकिन अभी घोषणा पत्र जमा करवाना है कि मेरा कोई भी जो है मैंने कोई गलत काम नहीं किया आज तक, कोई आपराधिक प्रकरण नहीं है। ये देख लेना, आपराधिक प्रकरण 12, कोई भर्ती परीक्षा मैंने गलती नहीं किया, पेपर आउट नहीं किया, मैंने पेपर खरीदा नहीं है। आपने खरीदा है तो भी इसमें ये मत भर देना कि सर मैंने खरीदा था और मेरा हो गया है, तो ये मत भर देना। खरीदा है तो भी चुपचाप, कोई बात नहीं है, नौकरी तो करना। ये बात अलग है कि नौकरी करने के दौरान आपके अंदर कई बार हार्ट अटैक आएगा कि यार मैं गलती से लगा हुआ हूँ और एक दिन जो है बुरी स्थिति होगी। तो आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग। जिन्होंने ले लिया पेपर, इतने पैसे खर्च किए हैं तो वो तो कर देना, और जिन्होंने नहीं भरा ईमानदारी से वो पॉजिटिविटी के साथ जो है वो भर देना कि मैंने कोई गलती नहीं की है। ओके। आवेदन में भरे गए प्राप्तांक और मूल अंक तालिका में प्राप्तांकों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। प्राप्तांक और मूल अंक तालिका में निहित प्राप्तांकों में अंतर है तो गड़बड़ हो सकती है आपके, ठीक है ना, वो मिलान करेंगे। ये ठीक है, ठीक है। नियमित वो ये देखना, राज्य सरकार के नियम के अकॉर्डिंग विश्वविद्यालयों में अलग अलग विषयों में नियमित और स्वयं पाठ्य छात्र के रूप में डिग्रियां आपकी सभी मान्य है, तो ये बड़ा तनाव आपका खत्म कर दिया गया। 2 डिग्री आपने साथ ली है, तनाव मत लेना। भरी गई सूचनाओं के अनुसार जांच की जाएगी। 2 वर्षीय डिप्लोमा आपका पूरा होना चाहिए, न्यूनतम शैक्षणिक परसेंट पूरी होनी चाहिए। 50% प्रथम लेवल के लिए 12वीं में होने चाहिए। यदि 45% के साथ उच्चतर माध्यमिक, यदि रिजर्व कैटेगरी वाले उनको 45% था, उच्चतर माध्यमिक में 50, यदि आपने स्नातक पे भरा है तो 45 चल जाएगा। आपका रीट सर्टिफिकेट उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, न्यूनतम पदों के अकॉर्डिंग। 5% अंकों की छूट जो है वो निर्धारित इन बच्चों को रहेगी। ST SC OBC जो भी जनजाति हैं इनको सबको रहेगी। परित्यक्ता, विधवा, ये सब देख लेना, ठीक है। बाकी न्यूनतम शैक्षिक उसमें भी सेम चलेगा, 50% अंक है स्नातक में, सेकंड लेवल के लिए भी। और ये दे रखा है पूरा 50%, 45 की छूट, 5% की उनको छूट है, ठीक है। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक के लिए विषय होने चाहिए, विज्ञान गणित के लिए विषय होने चाहिए, अंग्रेजी के लिए होने चाहिए, अंग्रेजी हिंदी उर्दू आपको वही विषय होना चाहिए, मतलब सीधी सी बात है। आपका जो बीएड है वो अदर स्टेट से चल जाएगा, बस वो वैलिड होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये चीजें हैं जो आपको देखनी है। इसको एक बार पूरे को भर लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें सब दे रखा है कि आपने पूर्ण विवाह कर लिया हुआ है, पात्र घोषित कर दिया जाएगा। यदि आपके पास डॉक्यूमेंट्स ये नहीं है तो पात्र घोषित कर दिया जाएगा। तो ये सब चीजें इन्होंने क्लियरली भर रखी हैं, आप इसके आधार पे पूरा कर सकते हैं। मेरी सीधी सी राय है, तनाव मत लेना। इन्होंने रिलैक्सेशन ये दिया कि लगभग जगह जहां आप थोड़ा बहुत कमजोर पड़ रहे हैं वहां आपको शपथ पत्र देना है। नॉर्मली कोई चीज नहीं है, हर समस्या का समाधान हो जाएगा, कोई चीज छुपानी नहीं है, आराम से व्यक्त करनी है, आराम से रिलैक्स होकर बढ़ना है। फिर भी कोई चीज को लेकर डाउट हो तो किसी से राय ले लेना, शिक्षा विभाग के किसी भी कर्मचारी से पूछ लेना, हर समस्या का समाधान हो जाएगा। मेरा प्रयास था थोड़ा सा कुछ आपको समझाने का, बाकी इसमें सब कुछ लिख रखा है। मैं टेलीग्राम पे भी आपके पास आ गया होगा, हम दोबारा से इसको शेयर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।